नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। तुर्की में वोटिंग हो चुकी है और वहां की जनता ने 14 मई को अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाला। लेकिन इस बार का चुनाव तुर्की के लिए खास है क्योंकि लगातार 2 दशक तक सत्ता में रहने वाले मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगान तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने की रेस में है। मतदान में जरूरी 50% वोट किसी को नहीं मिले हैं। इस बार का चुनाव तुर्की में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले एर्दोगान के लिए इतनी भी आसान नहीं रहने वाली है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। बीते 2 दशकों से तुर्की की सत्ता पर हावी रहने वाले एर्दोगान के साथ इस बार एक बार फिर दांव पर है। लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए एर्दोगान चुनावी मैदान में उतरे हैं ताकि 5 साल वो फिर से तुर्की के सिंहासन पर काबिज हो सके। लेकिन इस बार एर्दोगान की राह आसान नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। एर्दोगान को सत्ता से हटाने के लिए महागठबंधन बन चुका है और इस महागठबंधन की कमान केमल किलिचदारोग्लू ने संभाली है। किलिचदारोग्लू अपने विनम्र स्वभाव और कुशल नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। केमल कौन हैं? 74 साल के पूर्व नौकरशाह केमल किलिचदारोग्लू मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। वह गांधी जी जैसा गोल चश्मा पहनते हैं और बेहद विनम्र स्वभाव के। उन्हें तुर्की का गांधी भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में स्कॉलर रहे, देश के वित्तीय संस्थानों में शीर्ष पदों पर रहे। वह 2002 में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से जुड़े। यह देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने की थी। मार्च में CHP समेत 6 विपक्षी दल साथ आए जिन्होंने किलिचदारोग्लू को विपक्षी गठबंधन का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना और कहा कि अगर मैं जीता तो सीरिया में फौजें वापस बुलाएंगे, सीरिया के शरणार्थियों को वापस भेजा जाएगा। 6 मजबूत दलों ने बनाया गठबंधन। वोटिंग से ठीक पहले केमल ने 12 मई को एक बड़ी रैली की जिसमें समर्थकों की भारी भीड़ ने के साथ पूरा विपक्ष भी मंच पर दिखाई दिया। एर्दोगान के खिलाफ एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट है तो वहीं तुर्की में अब तक जो भी ओपिनियन पोल सामने आए हैं वो केमल को जीत का प्रबल दावेदार बता रहे थे। बता दें कि तुर्की के 6 मजबूत दलों ने गठबंधन करके केमल को अपना नेता चुना है। ये तमाम पार्टियां विचारधारा और समुदायों में भी ताल्लुक रखती है। तुर्की चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या रहे? मुख्य रूप से खराब होती अर्थव्यवस्था, 44% की दर से भारी पड़ती महंगाई और 50,000 लोगों का काल बना फरवरी में आया भूकंप इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे रहे। 69 वर्षीय राष्ट्रपति मतगन्ना एर्दोगान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नेता हैं। तुर्की इस साल अक्टूबर में अपनी स्थापना यानी गणतंत्र की शताब्दी मनाएगा। राष्ट्रपति ने कहा है कि देश की 100वीं वर्षगांठ पर नया संविधान कानून के शासन को मजबूत करेगा। आर्थिक मोर्चे पर कहाँ खड़ा है देश? वर्षों के आर्थिक कुप्रबंधन के बावजूद नवंबर 2022 में तुर्की की मुद्रास्फीति दर 85% तक पहुंच गई। फिर यह दिसंबर में कुछ कम होकर 64% हो गई। यह यूरोप में अब तक की सबसे ऊंची दर है। तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है और राष्ट्र को बढ़ते चालू खाते घाटे का सामना करना पड़ रहा है। 3.6 मिलियन सीरियाई शरणार्थियों की उपस्थिति से तुर्की की आबादी तेजी से असंतुष्ट है, जिसे तुर्की ने सीरियाई गृह युद्ध की शुरुआत में स्वीकार किया था। एर्दोगान के बढ़ते निरंकुश 20 साल के शासन से भी थकान बढ़ रही है। पूरी पीढ़ी किसी अन्य नेता को नहीं जानती। कैसे चुना जाता है तुर्की में राष्ट्रपति? राष्ट्रपति पद के लिए जितने भी उम्मीदवार मैदान में होते हैं उनमें से किसी भी एक उम्मीदवार को अगर आधे से ज़्यादा वोट मिले तो वो सीधा राष्ट्रपति बन जाता है। अगर किसी को 50% मत नहीं मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा मत पाने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच फिर सीधा मुकाबला होता है। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव एक साथ ही होते हैं। तुर्की में प्रधानमंत्री के पास ही सबसे अधिक शक्ति होती है। एर्दोगान के प्रधानमंत्री का पद ही समाप्त कर दिया। देश में राष्ट्रपति की प्रथा को शुरू किया। नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव एक ही दिन होते हैं। एर्दोगान के 2 कार्यकाल पूरे। तुर्की की 600 सीटों वाली संसद में प्रवेश के लिए एक पार्टी के पास 7% वोट होना जरूरी है। फिर पार्टी किसी ऐसे गठबंधन का हिस्सा हो जिसके पास वोटों की जरूरी संख्या मौजूद हो। तुर्की में एक व्यक्ति केवल 2 टर्म तक ही राष्ट्रपति रह सकता है। एर्दोगान के 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 2017 में राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़ा रेफरेंडम लाया गया जिसकी वजह से इसका कार्यकाल जल्दी खत्म हो गया। इसी वजह से एर्दोगान को तीसरी बार चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई है। किसी को नहीं मिले 50% वोट। अब 28 मई को होगा निर्णायक मुकाबला। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और उनके विपक्षी प्रतिद्वंदी केमल के महत्वपूर्ण चुनाव जीतने के लिए आवश्यक 50% की सीमा तक न पहुंचने के कारण अब सभी की निगाहें 28 मई पर जाकर टिक गई हैं। एर्दोगान अपने सत्तावादी शासन पर एक फैसले के रूप में देखे जाने वाले राष्ट्रपति में चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में तीसरे 5 साल के कार्यकाल की मांग कर रहे हैं। उन्होंने देश पर 20 वर्षों का लंबा शासन किया है। 28 मई को होने वाले दूसरे दौर के मतदान से बचने के लिए न तो उन्होंने और न ही उनके प्रतिद्वंदी ने आवश्यक 50% के वोट प्राप्त किए। सरकारी अनादोलु समाचार एजेंसी के अनुसार एर्दोगान 49.39% वोटों के साथ आगे चलते दिखे, जबकि किलिचदारोग्लू 44.92% वोटों के साथ कड़ी टक्कर उन्हें देते नजर आए। तीसरे दल ATA का क्या है रोल?
तुर्की की दो बड़ी पार्टियों के अलावा इस चुनाव में नए उम्मीदवार सिनन ओगन की पार्टी एटीए अलायंस ने भी 5% से अधिक वोट हासिल किए। अब एर्दोगान और कमाल को सत्ता में लाने के लिए भूमिका निभाएंगे। अल जजीरा के अनुसार उन्होंने दोनों मुख्य पार्टियां अपनी ओर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों पक्षों ने जीत का किया दावा। दोनों खेमों ने जीत का दावा किया क्योंकि मतगणना चल रही थी, जबकि एर्दोगान के समर्थकों ने राजधानी अंकारा सहित विभिन्न शहरों में जश्न भी मनाया। वहीं किलगिजदारोग्लू ने अपने समर्थकों से धैर्य रखने का आग्रह किया और एर्दोगान की पार्टी पर मतगणना प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप भी लगाया। राष्ट्रपति चुनाव से पहले कई जनमत सर्वेक्षणों ने कड़े मुकाबले की भविष्यवाणी की थी। 28 मई को क्या होगा? तुर्की में पहले राउंड में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने की वजह से 28 मई को दोबारा वोटिंग होगी, जिसमें अभी 12 दिन हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार एर्दोगान इन 14 दिनों का इस्तेमाल अपने वोटर्स को मनाने में करेंगे। वो 11 साल तक तुर्की के प्रधानमंत्री और 9 साल तक राष्ट्रपति रहे हैं। क्या है तुर्की का इतिहास? तुर्की एक मुस्लिम बहुल्य देश है जहां करीब 98% जनता इस्लाम को मानती है और तुर्की की गिनती उन गिने चुने मुस्लिम देशों में होती है जिन्हें सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर माना जाता है। वर्ष 1299 से 1922 तक तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। 1923 में तुर्की को इस साम्राज्य से आज़ादी मिल गई और उसका श्रेय तुर्की के पूर्व तानाशाह मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को जाता है। संविधान के तहत ही अतातुर्क ने तुर्की की सेना को देश में हमेशा सेकुलरिज्म कायम रखने की जिम्मेदारी दी। तुर्की में धार्मिक प्रतीक चिन्हों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी थी। एर्दोगान तुर्की जैसे आधुनिक और सेकुलर मूल्यों वाले देश के कट्टर इस्लामिक राष्ट्रपति हैं जो उसी आईने में विदेशी संबंधों को भी देखते हैं। भारत तुर्की रिश्तों पर क्या असर होगा? एर्दोगान के शासन में कश्मीर का मुद्दा उठाने से भारत तनाव में रहा है। अगर एर्दोगान लौटे तो भारत तुर्की रिश्तों में बहुत अधिक सुधार की उम्मीद नहीं है। अगर प्रतिद्वंदी कमाल किलिचदारोग्लू की जीत हुई तो रिश्तों में गर्माहट लौट सकती है। तो आज हमने आपको तुर्की चुनाव और वहां के राष्ट्रपति एर्दोगान को मिल रही कड़ी टक्कर के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।